तो इसमें यही बता रहे थे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और हम ध्यान नहीं रखेंगे तो परेशानी होगी। इसलिए तो मिल करके अनस और हम तो हिंदी की ही बात करेंगे। तो इसमें बैक साइड में, बैक साइड सामने में, नीचे सीट पर। तो इसमें ये हुआ हमारा कोई सा पार्ट निकालो, वही पढ़ाऊंगे, उसे दोहरा देना बाद में। हाँ, कौन सा है इसमें? सबसे पहला निकालो। कौन सा है? प्रेमचंद। पढ़ोगे? नाम क्या है? प्रेमचंद ही है। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम प्रेमचंद है। ईदगाह होगा, ईदगाह है। देखिए इसमें ईदगाह, ईदगाह हमारा पाठ नाम, और इसके अलावा हमारे ईदगाह पाठ है हमारा, और प्रेमचंद जो हैं वो इसके लेखक हैं। प्रेमचंद जी ने इसको लिखा है।
लिखने वाले कौन हैं? प्रेमचंद जी, लेखक, साहित्यकार। और पाठ हमारा है ईदगाह। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी जो लिखने वाले लेखक हैं उनका जीवन परिचय किस प्रकार है, थोड़ा इनके जीवन के विषय में और अन्य ये प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, उनका जीवन किस प्रकार का रहा, और उसके बाद कि उनका लिखने का साहित्यिक परिचय क्या है, साहित्य में उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, इसके विषय में थोड़ा बात करते हैं। इसमें प्रेमचंद जी का जो जन्म है वो वाराणसी स्थान है। उस वाराणसी जिले के लम्ही गांव में, इसमें थोड़ा सा अंतर मिल सकता है हमारे बोलने में और उसमें, उसको देख लेना, बात वही मिलेगी। कोई भी किताबें होंगी उसमें थोड़ा थोड़ा लिखाई में, लेख में अंतर आ जाता है। तो इसमें वाराणसी जिला जो है, इसमें लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ। 1880 उनका मूल नाम, प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था वह धनपत राय था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा जो शुरू की शिक्षा होती है, शुरू की पढ़ाई होती है, जब हम स्कूल में शुरू में स्कूल जाते हैं तो धीरे धीरे क्लास जो हैं वो धीरे धीरे बदलते रहते हैं। वो जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इन्होंने वाराणसी में ही ली। उसके बाद मैट्रिक करने के बाद वे अध्यापन कार्य में लग गए। अध्यापन कार्य कहते हैं पढ़ाई का कार्य, पढ़ाने का कार्य। जो पढ़ाने का कार्य होता है उसे अध्यापन कार्य कहते हैं। उसमें भी ये लगे। इन्होंने अध्यापक बन करके अध्यापन कार्य भी किया। फिर उन्होंने स्वाध्याय करना एक तरह से अपने आप पढ़ना, स्व कहते हैं अपने आप को, अध्ययन कहते हैं अपने आप पढ़ाई कर। यदि हम कोई क्लास पास करते हैं तो उसे हम स्वाध्याय कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्वाध्याय करके इन्होंने बीए की परीक्षा पास की अपने आप। वे सरकारी नौकरी में भी रहे, उन्होंने सरकारी नौकरियां भी की। उसके बाद असहयोग क्या करें, परंतु क्या हुआ, असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था जब गांधी जी के समय की बात। असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद में लेखन कार्य में लग गए, बस अपना लिखने में ही लग गए और इसके अलावा उन्होंने कोई कार्य नहीं। प्रेमचंद ने अपना लेखन कार्य उर्दू में नवाब राय के नाम से आरंभ किया। उन्होंने अपना जो मूल नाम
उनका क्या नाम था? धनपत राय। लेकिन उस नाम से नहीं, नवाब राय उर्दू में ही लिखा करते थे और उन्होंने नवाब राय के नाम से उन्होंने उर्दू लेखन किया। उनका नाम जो था वो नवाब राय से ही, जो भी लेख आते सो नवाब राय के नाम से ही आते, न प्रेमचंद के नाम से न धनपत राय के नाम से। लेकिन उस पर एक तरह से अंग्रेज़ों की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से बैन लग गया। उसके बाद उसको बंद कर दिया गया और बाद में ये प्रेमचंद के नाम से लिखना इन्होंने बाद में प्रारंभ किया। तो इस तरह से बाद में वे हिंदी में लिखने लगे, पहले उर्दू में लिखते थे। उनकी पहली कहानी सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सरस्वती नाम की एक पत्रिका थी, उसमें उनकी सबसे पहली कहानी जो है वो प्रकाशित होती है उनकी। और बाद में उनकी मृत्यु सन 1936 में हो जाती है। उनका देहावसान जो है 1936 में होता है। यहाँ थोड़ा संक्षिप्त परिचय ही दिया जा रहा है, बहुत विस्तार से नहीं। तो इसी प्रकार से उनका जन्म और मरण दोनों इस प्रकार से हुए। अब रचनाओं के संबंध में हम थोड़ा विचार करते हैं। रचनाएं, प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं, कृतियां जो हैं वो निम्नलिखित रूप से मानी जाती हैं। कहानी संग्रह के रूप में यदि देखें, मानसरोवर 8 भागों में मिलता है। गुप्त धन 2 भागों में मिलता है। उपन्यास सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, प्रेमाश्रम, ये सारे के सारे उनके उपन्यास हैं। और नाटक के अंतर्गत देखते हैं करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी इस प्रकार से साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसानों, दलितों एवं नारियों की वेदना तथा वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया है। ये मर्म से संबंधित मार्मिक चित्रण किया है। तो इसी प्रकार से मैं साहित्य को एक सामाजिक परिवर्तन व सशक्त साधन मानते थे कि यदि हमें कोई बात का परिवर्तित कराना है, परिवर्तन कराना है, तो समाज से संबंधित, समाज से जुड़ जाइए। समाज से यदि हम जुड़ जाते हैं तो हम सहज परिवर्तन करा सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। यदि हम अकेले रहें या अन्य किसी से जुड़े नहीं, समाज से यदि हम सीधे समाज से जुड़ जाते हैं तो कोई भी सहज परिवर्तन कराया जा सकता है, बदलाव कराया जा सकता है। अन्यथा बदलाव करना बड़ा ही दूभर होता है, मुश्किल पड़ता है। तो उनकी दृष्टि में साहित्यकार समाज के भवन का विध्वंस नहीं होता है। समाज का जो है, समाज का जो भवन है अर्थात सामाजिक स्थितियां जो हैं उनका विध्वंस नहीं कहा जाता, संहार नहीं किया जाता, तोड़फोड़ नहीं की जाती। और क्या होता है, निर्माण करता है, वो निर्माण किया जाता है, उसे बनाया जाता है। तो उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना को अपने कृतियों में स्थान दिया। कथा संगठन और चरित्र चित्रण की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ मानी जाती हैं। तो प्रेमचंद की रचनाओं की भाषा सजीव है, मुहावरेदार है और बोलचाल की भाषा के निकट है। इनमें उर्दू की स्वच्छता, गति और मुहावरों के साथ संस्कृत की भावमयी पदावली का भी सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है और हर तरह से सुंदर प्रयोग किया। इसमें प्रेमचंद ने अपनी कहानियों, उपन्यासों से हिंदी को लोकप्रिय, पूर्ण रूप से लोकप्रिय बनाया और हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया। हिंदी में बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ बहुत कम लिखी गईं। तो प्रेमचंद उन दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता एवं तन्मयता के साथ बाल जीवन को अपनी कहानियों में जगह दी। उनकी कहानियाँ भारत की साझी संस्कृति
एवं ग्रामीण जीवन के विविध रंगों से सराबोर मानी जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रेमचंद की कहानियाँ अन्य, वह एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए और इस प्रकार से उनका ये जीवन और साहित्यिक परिचय आपको प्रस्तुत किया गया। इसमें हम आपको ईदगाह के विषय में हमने बताया। ईदगाह में जो ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद जी, इनके विषय में इनका जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्य से संबंधित परिचय, विशेषताएं आदि, इस सब के विषय में आपको बताया। इसमें पाठ परिचय, पाठ में प्रेमचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं ये देखिए। ईदगाह प्रेमचंद जी की बाल मनोविज्ञान की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिनिधि, इसके प्रतिनिधित्व करने वाली ये कहानी है। इसका प्रतिनिधित्व करती है तो इसमें ये हुई कहानी, इस कहानी में ईद जैसे पवित्र और प्रमुख त्योहार को आधार बना करके ग्रामीण मुस्लिम, जो गांव के मुस्लिम हैं, अर्थात बेचारे अभावग्रस्त में हैं, अभाव में जी रहे हैं, गरीब हैं, अभाव में जीते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन कोई सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती हैं, उनके विषय में विशेष रूप से कहा गया है। तो यहाँ पर जो झांकी दी गई है वो यही झांकी दी गई है। तो यहाँ ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसमें ग्रामीण मुस्लिम जीवन, उनका जो जीवन है उसके विषय में यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। किसमें? इस पाठ के अंदर, ईदगाह नामक पाठ के अंदर। तो हामिद का चरित्र हमें क्या बताता है? हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले, जब कोई अभाव होता है, कमी होती है, वह उम्र से पहले बूढ़ा बना देती है। छोटी उम्र में भी यदि माँ बाप गुजर जाएं, माँ बाप का स्वर्गवास हो जाए और बच्चापन है, कम उम्र है, तो उसमें बड़ों जैसे विचार आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह से उसके मन में विचार आएंगे, गृहस्था की बातें आएंगी, कमाने की बातें आएंगी, तो उसी ही प्रकार से जैसे बड़े सोचते हैं। इसीलिए कहा है कि कम उम्र में यदि अभाव है और उस अभाव के नाते और माता पिता के चले जाने के बाद उनमें वह छोटापन नहीं रहता है, छोटी उम्र में भी बड़ी उम्र वाले विचारों को व्यक्त करने की शक्ति उसमें आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है, यहाँ अभाव में होते हुए भी। मेले में हामिद अपनी हर चाह पर देखते हैं। जब तक वो जितना चाहता है।
ऐसी मुश्किल है। चलो, तो इसमें हम आपको बता रहे थे कि अमीना का दिल डर रहा है, बहुत डर रहा है, चिंता है। एक डर और भी होता है, बच्चा है छोटा, यदि हम किसी मेले में उसे अकेला भेज दें तो बड़ों का दिल दुखी रहता है, परेशान रहता है, डरता रहता है। तो वही यहाँ पर हो रहा है। हामिद जो है वो मेले की तरफ जा रहा है, ईदगाह पर जा रहा है, और दादी जो है वो रो रही है, घर में बैठी चिंता कर रही है, क्योंकि हामिद के साथ ईदगाह जाने के लिए उसका बाप नहीं है। ये चिंता है, बाप होता तो फिर चिंता की बात नहीं होती। हामिद को अकेले भेजते हुए उसका जी घबरा रहा है, वह अकेला हामिद को कैसे भेजे, किसके साथ भेजे। 3 कोस दूर जाते हुए उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं, घर पर